हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर में यूज होने वाली मेमोरी और उनके प्रकारों को समझाइए। जैसा कि हम जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी मतलब याददाश्त, यानी डेटा को स्टोर करने की एक प्रकार की क्षमता, जिसमें हम अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और उनका यूज हम भविष्य में भी कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा को रखने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में यूज होने वाली मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोसेसर मेमोरी आपकी वह मेमोरी होती है जो प्रोसेसर द्वारा यूज में लाई जाती है, यानी जो आपका सीपीयू होता है ना, तो सीपीयू डाटा पर प्रोसेस करने के लिए जो स्पेस का यूज करता है उसे हम प्रोसेसर मेमोरी कहते हैं। इसमें उन डाटा को रखा जाता है जिस पर करंट में प्रोसेसिंग हो रही है, अर्थात यह मेमोरी जो होती है वो सीपीयू की साइज पर डिपेंड करती है, सीपीयू के अनुसार बनाई जाती है। यानी सीपीयू ये निर्धारित करता है कि हमें एक बार में कितने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उसी के हिसाब से ही प्रोसेसर मेमोरी का साइज निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग होता है, यानी ये भी सीपीयू का एक भाग होता है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज कंप्यूटर में जब भी हमको डेटा या निर्देशों को इनपुट कराती हैं तो उसे स्टोर करने का काम इंटरनल मेमोरी का होता है। इसके अलावा जो आपकी कंट्रोल यूनिट होती है और जो आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती हैं, तो उनके मध्य जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है तो वो काम भी आपका यही मेमोरी करती है। यानी जैसे आपने कोई डेटा इनपुट किया तो डेटा कहाँ पे स्टोर हो गया आपका? प्राइमरी मेमोरी में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? उस जगह से उस डेटा को उठाएगा और उसे ALU पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपका ALU के मध्य डेटा को ट्रांसफ़र करना और ALU के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसे स्टोर करने का काम भी प्राइमरी मेमोरी का ही होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का यूज मेन मेमोरी के रूप में या इंटरनल मेमोरी के रूप में किया जाता है। यह मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ स्थान रखती हैं जिन्हें मेमोरी साइज या मेमोरी कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। मेमोरी को मापने की जो यूनिट है वो बाइट होती है। प्राइमरी मेमोरी का यूज और जो बाइट होता है ना, वो 8 बाइनरी डिजिटों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जैसे 01 01 01, ऐसे 8 डिजिटों का हम सीरीज बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसे हम 1 बाइट कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का यूज कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है और प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी समझ में आई? तो प्राइमरी मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो हमारे डेटा को इनपुट के समय स्टोर करती हैं और उनके द्वारा जो आउटपुट आता है उसे भी स्टोर करने का कार्य करती हैं। उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, वो आपकी लगातार सीपीयू से कनेक्ट रहती है, यानी उससे सेंट्रल रिसोर्सेज से कनेक्ट रहती है, जिससे डेटा को इनपुट के माध्यम से कब प्राप्त करना है और कब उसे प्रोसेसर पर भेजना है और कब प्रोसेसर के द्वारा आउटपुट को स्टोर करना है, ये सब काम प्राइमरी मेमोरी का होता है। शुरुआत में लगभग 1981 में IBM ने जो कंप्यूटर बनाए थे, जैसे IBM PC, IBM PC XT, IBM PC AT, तो उस समय ये मेमोरी आपकी 128 KB से लेकर 640 KB तक थी। और आपका जो IBM AT था ना, IBM PC AT, उसमें यह मेमोरी 1 से 2 MB की थी। लेकिन आज प्रेजेंट में जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें यह मेमोरी आपकी 1 GB, 2 GB, 4 GB तक हो चुकी है। तो ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। पहली आपकी रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी, यानी इसमें डेटा जो होता है ना वो अधिक समय तक स्टोर नहीं रहता। यदि लाइट चली गई या कंप्यूटर किसी कारण से बंद हो गया तो इसमें रखा हुआ डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पहले की जो मेमोरी थी हमारी रैम मेमोरी, वो आपकी कोर मेमोरी से मिलकर बनी होती थी।
यानी पहले जो मेमोरी होती थी वो मैग्नेटिक कोर से मिलकर बनी होती थी, यानी पदार्थ होता है मैग्नेटिक कोर, उससे बनी होती थी। लेकिन आजकल जो मेमोरी बन रही हैं, जो आपकी रैम है, वो आपकी सेमीकंडक्टर पदार्थ से मिलकर बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, है ना। तो सेमीकंडक्टर पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। तो रैम में कई कैपेसिटर होते हैं, यानी रैम जो बनती है ना वो कैपेसिटर के माध्यम से बनी। तो आपको याद रखना है कि रैम के अंदर कैपेसिटर के माध्यम से इसको कार्य किया जाता है। रैम में हम रीड और राइट दोनों प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसमें हम डेटा को मतलब लिख भी सकते हैं और लिखे हुए डेटा को हम पढ़ भी सकते हैं। और कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया हुआ डेटा प्रोसेस से पहले रैम पर ही स्टोर होता है। जब भी कोई इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट करती है तो वो डेटा कहाँ पर रखा जाएगा, तो उसे रखने के लिए रैम का ही यूज किया जाता है। और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से डेटा को प्राप्त किया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो भी आपका रैम पर ही स्टोर रहता है। ये अस्थायी होती है, यानी इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वॉलेटाइल मतलब जिसमें डेटा आपका पावर बंद होने के बाद डिलीट हो जाता है, तो उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डेटा आपका मिट जाता है, इसलिए रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीपीसीटी वगैरह में पूछा जाता है। रैम की जो क्षमता होती है, जो आकार है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB और 128 MB, 256 MB। अब तो प्रेजेंट में 1 GB, 2 GB, 4 GB रैम मार्केट में अवेलेबल है। तो जितना ज़्यादा रैम का स्पेस होगा उतनी ज़्यादा आप इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम या प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हो और स्टोर कर सकते हो। हमारी जो रैम होती है ना वो दो टेक्निक का यूज करती हैं। पहला फिक्स्ड वर्ड लेंथ का और दूसरा वेरिएबल वर्ड लेंथ का। यानी इसका मतलब ऐसी रैम जिसके स्थान फिक्स होता है, यानी उसमें हम जो भी डेटा भरेंगे ना वो फिक्स स्पेस का यूज करेंगी, और ऐसी रैम जिसमें साइज ऑटोमेटिक कम होता रहता है उसे हम वेरिएबल वर्ड लेंथ के नाम से जानती हैं। इसके अलावा दो प्रकार की वर्तमान में रैम उपस्थित है। पहली स्टैटिक रैम और दूसरी आपकी डायनामिक रैम, जिसे हम एस रैम और डी रैम के नाम से जानते हैं। तो एस रैम का यूज क्या है, तो एस रैम में कम रिफ्रेशमेंट होता है, यानी इसको हम कम रिफ्रेश करना पड़ता है तो जिसमें डेटा अधिक समय तक स्टोर रह सकता है। तो कम रिफ्रेश होने के कारण इसमें डेटा मेमोरी में अधिक समय तक स्टोर रहता है। और डी रैम की अपेक्षा एस रैम अधिक फास्ट होती है, तो अधिक कम रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसलिए डेटा अधिक समय तक स्टोर रहता है और महंगी भी होती है। इसलिए इनका यूज हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में कैच मेमोरी को और प्रोसेसर मेमोरी को बनाने के लिए करते हैं। तो रैम का यूज क्या है, प्रोसेसर और कैच मेमोरी को बनाने के लिए ज़्यादातर हम एस रैम का यूज करते हैं। इसकी विपरीत होती है डायनामिक रैम, डी रैम। यह रैम सबसे अधिक यूज में आने वाली रैम होती है और इसे हम सिंपल रैम के नाम से भी जानते हैं, यानी एक ऐसी सिंपल रैम जिसका यूज हम जनरल पर्पज कंप्यूटरों में करते हैं। ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और इसमें हम डेटा को आधे समय तक स्टोर नहीं कर सकती हैं, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश का मतलब होता है कि इसमें भरे हुए डेटा को डिलीट करना है, इरेज करना और नया डेटा इसके अंदर भरना। इसके अंदर एक रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम में किसी प्रकार की रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके कॉम्पिटिशन में यूज में लाए जाते हैं। इसमें जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड कम होती है। और जो आपकी डायनामिक रैम है वो 3 कैटेगरी में आती हैं। पहले आती है आरडी रैम, जिसे हम रैम बस डायनामिक रैम बोलते हैं। दूसरी होती है एचडी रैम, जिसे हम स्टैटिक डायनामिक रैम बोलते हैं। और तीसरी होती है डीडीआर-डी रैम, जिसे हम ड्यूअल डाटा रेट डायनामिक रैम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एचडी रैम के बारे में, तो जिसे हम सिंक्रोनस यहाँ पर सिंक्रोनस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर स्टैटिक के नाम से जानते हैं। तो सिंक्रोनस डायनामिक रैम, ये रैम डी रैम से अधिक फास्ट होती है क्योंकि यह सीपीयू क्लॉक के अनुसार कार्य करता है। जैसे सीपीयू की स्पीड है उसके आधार पर इसको बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। यह रैम डी रैम की कंपेयर में सबसे अधिक फास्ट और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर हमने जाना रैम के बारे में। रैम को आप एक एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हो, इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हो।
अब आती है दूसरी मेमोरी रोम, जिसे हम रोम के नाम से जानते हैं, है ना। और एक और चीज़ जो रैम में थी कि जो आपकी रैम है, प्रेजेंट में जो रैम आ रही है सेमीकंडक्टर, वो आपकी सिम और डिम में आती हैं। यानी दो प्रकार की इसके अंदर चिप यूज की आती है, एक सिम चिप, एक डिम चिप। तो सिम यानी SIMM यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और दूसरी होती है DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है रैम के लिए। अब बात करते हैं रोम के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम रोम के बारे में कि रोम क्या होता है। जैसे ही नाम से तात्पर्य रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी, यानी इसमें हमेशा जो डेटा होता है ना वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है। यानी इसको हम मैन्युफैक्चर के समय ही इसमें डेटा पहले से स्टोर कर देते हैं, और जैसे ही इसको बदलना होता है तो जब तभी बदली जाएगी जब ये मेमोरी ख़राब हो जाती है। इसमें स्टोर डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। इन डेटा या प्रोग्राम को परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की मेमोरी डेटा या प्रोग्राम को बनाते समय ही स्टोर कर दिया जाता है। यानी मैन्युफैक्चर द्वारा ही इसको जब बनाते हैं उसी समय इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल या स्टोर करके रखा जाता है। इस मेमोरी में मेनली बायोस यानी एक प्रोग्राम होता है बायोस, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जब ये मेमोरी बनती है ना तो इसके अंदर हम इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं, जिसका काम होता है कि हमारे कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो सभी प्रकार के कंपोनेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करने का काम बेसिक का ही होता है। स्टोर करते हैं। इसमें स्टोर प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चर द्वारा ही इसमें स्टोर किए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम हमारे फर्मवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्मवेयर का। ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं। पी रोम, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया रोम के बारे में, तो रोम मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर डेटा हमेशा स्टोर रहती है, और इसे कंप्यूटर के चलने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज सिर्फ हम डेटा को पढ़ने के लिए कर सकते हैं, इसमें हम डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे कंप्यूटर का पावर बंद होता है, स्विच ऑफ होता है, तो अभी इसमें लिखा हुआ डेटा वैसा के वैसा स्टोर रहता है। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भी इरेज नहीं होता है डेटा का। ये 3 प्रकार की होती है। पी रोम जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानती हैं। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार डेटा को स्टोर करने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता, यानी इसमें आपका डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। ये सामान्यतः आपका रोम की तरह ही होती है, और ना ही इसमें कोई डेटा डिलीट होता है। तो इस प्रकार की मेमोरी को हम पी रोम के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है आपकी ई रोम, जिसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। जैसे नाम से तात्पर्य इरेजेबल, यानी इस मेमोरी में हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, और उसके स्थान पर नया डेटा स्टोर कर सकती हैं। तो इसमें जो डेटा हम इरेज करेंगे तो उसे इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का यूज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट, जिसे हम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें डेटा को मिटा सकते हैं और उसके स्थान पर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? मैन्युफैक्चर कंपनी। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिससे हम बार बार इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं, यानी इसमें हम बार बार नए नए प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार की मेमोरी में हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस का यूज करके डाटा को मिटाती हैं और उनके स्थान पर नया डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। यानी इसमें हम मेमोरी में डेटा को कई बार लिख सकते हैं और कई बार मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना रोम के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी यानी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और द्वितीय मेमोरी भी कहते हैं, यानी जैसे हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी हमें अपने कंप्यूटर में अधिक मात्रा में डेटा को अधिक समय तक स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तब उस समय हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो मेमोरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी इसमें डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। इसमें जब हम आवश्यकता पड़ेगी तभी हम डेटा को इरेज करते हैं, इसमें डेटा ऑटोमेटिक इरेज नहीं होता है। इस मेमोरी का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंप्यूटर में अधिक मात्रा में और अधिक समय तक यानी भविष्य के लिए डेटा को स्टोर करना
पड़ता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी तुलना में कई गुना अधिक होती है और ये रिमूवेबल भी होती हैं, यानी इन्हें आप आसानी से कंप्यूटर में लगा सकते हो और हटा सकते हो, जैसे आपकी पेन ड्राइव, सीडी रोम। तो ऐसी डिवाइस हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। इसमें कई एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। ये सब मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानी जाती हैं और इनकी जो मतलब प्राइस है वो भी आपका मेन मेमोरी से कम होती है। अब आती है बात यहाँ पर आपके कैच मेमोरी के बारे में। कैच मेमोरी क्या होती है? तो कैच मेमोरी जिसे हम एक प्रकार की तीव्र मेमोरी कहते हैं, यानी फास्ट मेमोरी के नाम से। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो वो होती है आपकी कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी तीव्र गति से कार्य करने वाले एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी आपकी वॉलेटाइल, यानी इसमें डेटा भी बहुत ही कम समय के लिए स्टोर होता है, जो कि प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने में काम आती है। यानी इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज आपका रैम और प्रोसेसर के मध्य किया जाता है। आपकी रैम कहाँ पर होती है? प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के मध्य। लेकिन आपकी कैच मेमोरी कहाँ होती है? रैम और प्रोसेसर के मध्य इसका यूज किया जाता है। प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को डिस्क से परमानेंट रूप से डिस्क पर स्टोर रहती हैं तथा प्रोसेसिंग समय उन्हें प्रोसेसर के पास ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है। तो डिस्क से उस डेटा को लेकर प्रोसेसर पर रखने के लिए या प्रोसेसर को उपलब्ध कराने के लिए हम कैच मेमोरी का यूज करते हैं। तो यदि डिस्क से हम डेटा प्राप्त करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कैच मेमोरी में समय कम लगता है, स्पीड इसकी फास्ट होती है, तो इसलिए हम इसमें डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिससे हम डेटा को जल्दी कैच प्रोसेसर को प्रोवाइड कर सकती हैं। कैच मेमोरी आवश्यक डेटा अपने पास स्टोर करके रखती है और जिससे कि जब प्रोसेसर को इसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत हम डेटा को उपलब्ध करा सकती हैं और सीपीयू को अधिक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सी जगह पे आप पढ़ोगे कि जो कैच मेमोरी है वो L1, L2, L3 तीन कैटेगरी में आती है, जिसमें जो L1 कैच होती है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, जैसे 2 KB से लेकर 64 KB इसका साइज होता है। और दूसरी होती है L2, जिसका साइज होता है वो 256 KB से लेकर 512 KB का होता है। और जो तीसरी कैच होती है उसका साइज L3 बोलते हैं और उसका साइज आपका 1 MB से लेकर 8 MB तक होता है। तो यहाँ पे आपके तीनों कैच इस प्रकार से काम करती हैं, जैसे प्रोसेसर के बाद फिर L1 के बाद फिर L2 के बाद फिर आपकी रैम, और जो आपकी L3 होती है उनका यूज हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटरों में करती हैं। तो यहाँ पे हमने आज जाना मेमोरी के बारे में कि किस प्रकार की मेमोरी होती हैं, किस प्रकार से डेटा को यूज करती हैं, और इनके अलावा एक मेमोरी और होती है जिसे हम रजिस्टर कहते हैं, यानी जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता है ना उसे हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये नॉलेज हमारे लिए इतनी सफिशिएंट है कि किस प्रकार से मेमोरी का यूज हम करते हैं कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेमोरी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्सों को, दोस्तों को इसे शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।